नमस्ते दोस्तों, ये हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 19th वीडियो। और लास्ट क्लास हम लोग ने कहाँ तक डिस्कस किया था याद है? क्वेश्चन नंबर आई थिंक था हमारा 43 है ना। 41, 42, 43 मैंने लगातार 3 सवाल कराया था। अब हम करीब करीब 2 सवाल स्किप कर रहे हैं, 44, 45। और इसके पीछे जो रीज़न है बहुत सिंपल। ये सारे सवाल हमारे अब बेसिक लेवल पे हैं, मतलब वो रिपीटेड टाइप के हैं। बट ये जो सवाल हमारा है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 46। अब ये एक यूनिक सवाल है, लास्ट वैरायटी कह सकते हो, मतलब श्रेयस ये जो क्वेश्चन पिकअप किए हैं 46, ये मान के चलो मेरे लेवल पे इस चैप्टर 2 का अल्टीमेटली लास्ट वैरायटी क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन करा लेने के बाद अब इस चैप्टर 2 में कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ क्वेश्चंस लगवाना बाकी रह जाएगा जो हम लगवा सकते हैं। बट बेटर रहेगा ये क्वेश्चन लगाने के बाद हम लोग मूव करेंगे इस टाइप का एक सवाल और लगा देने के बाद डायरेक्ट PYQs पे, क्योंकि चैप्टर 2 का मैंने बार बार कहा है पूरा कंटेंट कहाँ रिपीट करेगा, चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में। तो ये सब वापस वहाँ पे आएगा ही, हम बार बार इसको यहाँ पे पढ़े कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमारा मेन पता मकसद क्या है या मेरा अपना पर्सनल मोटिव क्या है कि इस क्वेश्चन में अगर वो जोड़ दिया जाए क्या चीज़, एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ वाला पार्ट, तो ये हमारा सवाल बन जाता है बोर्ड का एग्जैक्ट 6 मार्क्स वाला। बट वो अभी नहीं जोड़ सकते, क्यों? वो चैप्टर आया नहीं है। तो ये जब यही पार्ट वहाँ जाएगा तो वहाँ सीखा जाएगा दोबारा ढंग से। बट फिलहाल इतने इस क्वेश्चन में क्या नया है अब पहले से बात कर लेते हैं। देखो मैंने कुछ बातें पहले सॉल्व किया ताकि हमारा टाइम बच जाए। हम एक बार क्वेश्चन रीड भी करते हैं तुम लोग के लिए, पढ़ो। देयर आर 3 पार्टनर्स PYQ जिनका तुम्हें प्रॉफिट रेशो दिया है 543। अब यहाँ तक इस क्वेश्चन चैप्टर का एंडिंग आ चुका है, तो सवाल को पढ़ना, सवाल में कंटेंट क्या दिया वो जानना और समझना कैसे होगा ये तुम लोग को अब तक आ जाना चाहिए। नहीं आया तो एक आखिरी बार यहाँ पे देखो, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलने वाला। हम लोग देखोगे ना, ये 19th वीडियो है तो हम लोग करीब करीब चैप्टर खत्म होने वाला है। तो अब यहाँ तक आने के बाद तुम ये मत कहना सर चैप्टर 2 बहुत हद तक क्लियर नहीं हो रहा है, हर एक पार्ट बता दिया गया है। तो अब यहाँ से एक बार क्वेश्चन को पढ़ के समझना सीखो कि क्वेश्चन में क्या दिया है, करना क्या होता है। तो इसमें 3 पार्टनर्स की बात किया है, PQR जिनका रेशो दिया है, ओल्ड रेशो दिया है 543 मैंने लिख के रखा हुआ है, ठीक है ना। उसके आगे डायरेक्टली तुम्हें बैलेंस शीट दिया है। अब दिमाग पे जोड़ डालो, याद करो, मैंने तुम लोगों को डे 1 से कहा है, जब से हम पढ़ा रहे रिवैल्यूएशन, मैंने कहा था ना फिलहाल बैलेंस शीट को इग्नोर करना है, ठीक। तो अभी छोड़ दो इसको। बाद में लिखा है इट वॉज डिसाइडेड दैट विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बिकम 432। तो तुम्हें ओल्ड दिया है श्रेयस एंड न्यू दिया है ना, यहाँ ध्यान दो। नॉर्मल क्वेश्चन है, ओल्ड दिया है न्यू दिया है, दैट्स इट। अब उसके बाद लिखा है फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन वर मेड। मतलब तुम्हें एसेट्स लायबिलिटीज का कुछ चेंजेस यहाँ दे दिया है। नंबर ऑफ पॉइंट कितने दिए हैं? 5। बुक में देखो टोटल तुम्हें यहाँ पे दिए हैं 5 पॉइंट्स जो कि रिवैल्यूएशन का कंटेंट है। मे भी उसमें गुडविल का भी दिया होगा, शायद देखा जाएगा, नहीं दिया है तो भी कोई इशू नहीं है। मतलब एसेट्स लायबिलिटीज के कुछ चेंजेस दिए हैं, इंक्रीज डिक्रीज डजंट मैटर, जो भी दिया है दिया हुआ है। और मैंने ये भी कहा था बैलेंस शीट स्किप करो, जो पॉइंट दिया है उसको भी अभी स्किप करो, पहले देखो करना क्या है। तो लास्ट पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, पार्टनर्स अग्रीड दैट ऑल्टर्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। ध्यान देना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखा क्वेश्चन में, यहाँ पे इस क्वेश्चन का मेन बात यहाँ लिखा है दैट हमें जो भी ऑल्टर्ड वैल्यू है, मतलब जो भी चेंजेस वाला वैल्यूज है, नॉट टू बी रिकॉर्डेड, नॉट टू बी रिकॉर्डेड। ये जो स्टेटमेंट है ये हमने बाकी जगह भी पढ़ा हुआ है, याद करो कहाँ पढ़े। कोई चीज का चेंज हमको रिकॉर्ड में नहीं लाना है, ये हमने कहीं और ही पढ़ा हुआ है, याद है कहाँ था। रिजर्व नहीं बांटना है, गुडविल वैल्यूड नहीं बांटते थे, है ना। तो जब भी कभी ऐसा केस आएगा जहां पे लिखा हुआ है कि वो चीज रिकॉर्ड में नहीं लाना है, मतलब एक तरह से उसको तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। यहां पे भी अगर कह रहा है कि रीवैल्यूएशन का इसमें कुछ और भी कहा है, अच्छा आगे लिखा भी है कि partners agreed that altered value are not to be recorded in the books
एंड दे ऑल्सो डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, मतलब कि वो चाहते हैं रीवैल्यूएशन का एंड जनरल रिजर्व, इन दोनों को हमको, मतलब इसका जो ऑल्टर्ड वैल्यू है उसको शो नहीं कराना है, मतलब एक तरीके से वी डज नॉट हैव टू मेक रीवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब यहाँ तुम्हें लेजर नहीं बनाना इस बार। अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग बना रहे थे रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना, जो चीज डिक्रीज करा रहा था वो डेबिट में आ रहा था, जो इनकम करा रहा था वो क्रेडिट में आ रहा था, और जो एक्सपेंस वो डेबिट में आ रहा था, फिर वहां तुम प्रॉफिट लॉस निकाल रहे थे। इस बार कह रहा है कि एसेट्स और लायबिलिटीज इन दोनों का जो चेंजेस है उसको रीवैल्यूएशन में शो नहीं कराना है, ये इसका मतलब है, और लिखा हुआ, अपने मन से नहीं कह रहे हम। और इसमें एक और क्या जोड़ दिया अलग से कि जनरल रिजर्व, हमको इसको भी अपने रिकॉर्ड में नहीं लाना है। क्या पता इसमें और रिजर्व रहता तो वो भी कह दिया गया होता भाई उसको भी बांटना नहीं है पार्टनर्स के बीच में, तो ये बांटना नहीं है और इसका चेंजेस दिखाना नहीं है। मतलब एक तरह से ओवरऑल ये पूरा एक सिंगल पैटर्न हो गया कि हमें ओवरऑल इस पूरे का इफेक्ट नहीं दिखाना है, तो फिर करेंगे क्या? तो याद रखो मैंने बताया था ये जो याद है वाला गुडविल के वैल्यूड वाला जो सिचुएशन था, फर्म के गुडविल का जो वैल्यूड वाला केस होता है जहां पे तुम क्या करते हो, वो बांटते नहीं हो पार्टनर्स के बीच में, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो, क्या करते हो, पहले हम लोग इस सिचुएशन, जब ऐसा कभी केस आता है ये वाला, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग कौन पार्टनर, मतलब बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट रेशियो शेयरिंग रेशियो के चेंज के वजह से जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया या जो पार्टनर गेन किया, हम ये दोनों प्रपोर्शन निकालते हैं पहले, जो मैंने पहले से ही टाइम बचाने के यहाँ पे निकाल दिया है, देख सकते हो, P का, Q का और R का रेशो बदलाव, तो ओल्ड माइनस न्यू करके मैंने सॉल्व किया, ये लोग बहुत बार किए हैं, तो अब ये कैसे हुआ इस पर मुझे बात नहीं करना है, सिंपली P का ओल्ड माइनस न्यू, Q का ओल्ड माइनस न्यू, R का ओल्ड माइनस न्यू सॉल्व किए, तो P का आ रहा है -1/36 जो कि गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q का 0 आ गया, तो नो गेन नो सेक्रीफाइस, मतलब हमको इनसे मतलब ही नहीं है, तो इनसे कोई फायदा नहीं है, छोड़ो इनको। R का +1/36 जो कि सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे तुम काट मत देना एग्जाम में, ये तुम्हारा आंसर है पार्टनर से शो करा रहे कि हाँ ये इनसे मतलब हमको नहीं रहेगा। तो बिकॉज ऑफ चेंज इन PSR, अगर नहीं बांटना है तो फटाक से सेक्रीफाइस और गेन निकालना सीखो, जो हम निकाल के रखे हैं। इसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, तुरंत वहां पे नेट अफेक्ट निकालो। क्या निकालो, नेट अफेक्ट क्यों निकालना होता है, बिकॉज जब बांटना नहीं है तो तुम्हें नेट अफेक्ट निकालना होता है, तो और नेट अफेक्ट जब निकालते हो, अगर सिंगल टर्म है तो तुरंत नेट अफेक्ट निकल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ इसको कहा होता है नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, किसको, एक सिंगल टर्म जनरल रिजर्व को, तो तुमको पता है कि ये कहाँ पाया जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, वहां का साइन क्या होता है, प्लस, है ना, तो वो इजी पड़ता। बट बिकॉज यहाँ दो चीजें ना, रिवॉल्यूशन का भी नहीं बांटना है, शो नहीं कराना है, और इसको भी नहीं बांटना है, तो जब दो से अधिक चीजें होती है ना, तो नेट अफेक्ट प्रॉपर्ली सॉल्व कर लिया करो। अभी सॉल्व कैसे होगा अभी कराएंगे हम, और सॉल्व करने के बाद चेक करो उसका साइन क्या आ रहा है, अगर प्लस में आ गया सॉल्व करने पे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब जनरल एंट्री क्या बनेगा, जनरल एंट्री याद करो क्या बनेगा, जो भी पार्टनर गेन किया है वो ऊपर आएगा, गेनिंग पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू सैक्रिफाइस पार्टनर, और अगर मान लो सॉल्व करने पे क्या आ जाए, माइनस में आ जाए नेट इफेक्ट, तो ऐसे केस में जो जनरल होता है जनरल एंट्री, एक मिनट थोड़ा दिक्कत है लिखने में नीचे, तब यहां पे क्या बनेगा जनरल एंट्री, बस इसका रिवर्स कर दो, तो ऊपर क्या आएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर। हालांकि मैंने इसका रीजन बताया था कैसे क्यों होता है, रीजन याद है, भूल चुके हो, क्यों माइनस वाले केस में नेट इफेक्ट जब माइनस में आता है तो क्यों सैक्रिफाइस के ऊपर बैठाते हैं डेबिट में, इसका मैंने रीजन दिया था 15th वीडियो में, याद करो स्टार्टिंग जब मैंने पढ़ाया था। बहुत सिंपल लॉजिक है
जब भी कोई पार्टनर का नाम नीचे लिखाता है तो नीचे लिखाने का मतलब होता है कि उनको वो चीज़ दिया जा रहा है, सिंपल। तो अब समझो अगर प्लस है मतलब फायदा है, तो उनको दिया जाए बिकॉज दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर शेयर, तो उनको दिया जाना चाहिए, जो सब कुछ ठीक चल रहा है। अब माइनस है, माइनस इंडिकेट नुकसान, लॉस। तो अब अगर लॉस वाले केस में सैक्रिफाइस वाले पार्टनर को नीचे रख दोगे ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम उस लॉस का बर्डन उस सैक्रिफाइस पार्टनर को दे रहे हो। इफ तुमने उस सैक्रिफाइस पार्टनर को नीचे लिख दिया, मान लो जैसे यहाँ लिखा हुआ है वहाँ भी लिख दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम उस लॉस का बर्डन उनको दे रहे हो। अब इमेजिन करो वो बेचारा अपना शेयर सैक्रिफाइस भी कर रहा है और लॉस में बियर भी कर रहा है, वो दोनों काम क्यों करे? इसीलिए लॉस वाले केस में जब नेगेटिव रहता है ना नेट इफेक्ट, तो वो सैक्रिफाइस्ड पार्टनर ऊपर बैठ जाता है और वो कहता है गेनिंग वाले से कि भाई आप तो गेन कर रहे हो, तो आप मेरे हिस्से का भी लॉस आप बियर करो, अपना तो करोगे ही, मेरा भी करो। दैट्स वाई वो नीचे जाता है। नीचे जाने मतलब क्या होता है, उनको वो चीज़ दिया जाएगा, लॉस दिया जाएगा या प्रॉफिट इनको दिया जाएगा। तो ये लॉजिक है, बट तुम्हारा मेन मोटिव क्या है, याद रखना कंडीशन कि नेट अफेक्ट अगर नेगेटिव में आया तो एंट्री बनाना। अब इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा केस है मुझे खुद को नहीं पता, वो तुम्हें सॉल्व करके सेल्फ चेक करना पड़ता है। तो अभी तक मैंने क्या समझा इस क्वेश्चन में, 3 पार्टनर्स, ओल्ड न्यू दिया हुआ है, देख रहे हो यहाँ भी गर्मी लग रहा है, क्या मजाक है। चलो ओल्ड दिया है, न्यू दिया है, तुमने प्रॉपर चेक किया उनका कौन गेन कौन सेक्रीफाइस करेगा। अब ये बात जो मैंने क्वेश्चन से पिकअप किया है, दैट दे डज नॉट वांट टू ऑल्टर देयर एसेट्स लायबिलिटीज वैल्यूज इररिस्पेक्टिव ऑफ रेशो बदल रहा है तो भी। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये जो रीवैल्यूएशन का पूरा चेंजेस है वो अब नेट अफेक्ट वाले कैटेगरी में आ जाएगा। और साथ में एक बात और जोड़ दिया कि जनरल रिजर्व को भी नहीं बांटना है, मतलब ये भी इसी कैटेगरी में आ गया। तो तुम्हें ओवरऑल अपने इस पूरे क्वेश्चन में क्या करना है, कैलकुलेशन करना है किस चीज का, ऑफ नेट अफेक्ट। मैंने इस बार चैप्टर नाम लिखा ही नहीं टॉप पे, लिख दें क्या, लिख देते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक। तो अब यहाँ पे जो नेट, ये देख लो कैलकुलेशन नेट इफेक्ट, इसका मार्क्स मिलता है, इसको हल्के मत लेना। मतलब तुम प्रॉपर ये प्लस में आएगा माइनस में आएगा तुम्हें निकालना पड़ता है। अब बिकॉज हमारे क्वेश्चन में कंटेंट रिवैल्यूएशन का भी है, तो उसको कैसे साथ में लेके निकालना नेट इफेक्ट समझते हैं। तो ये बताओ यहाँ पे रिवैल्यूएशन का जो भी कंटेंट, पता है रिवैल्यूएशन का जो भी कंटेंट जाता है डेबिट में तो वो इंडिकेट करता है माइनस को, और जो भी आता है क्रेडिट में वो इंडिकेट करता है प्लस को। बताओ क्यों? बिकॉज इट इज नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, इनकम्स क्रेडिटेड एंड एक्सपेंसेस। अब याद करो कि डेबिट में माइनस, मतलब डेबिट में कोई चीज़ कब आता है, जब वो एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करे। एक एग्जाम्पल दो, कोई एसेट्स डिक्रीज करेगा तो ये एक्सपेंस है हाई ना, तो वो नेगेटिव को इंडिकेट करेगा। और कोई अगर मान लो लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा तो इधर ही आएगा। सिमिलरली कोई एसेट्स इंक्रीज करेगा तो प्लस में आएगा, लायबिलिटीज डिक्रीज करेगा तो भी प्लस में आएगा। ये रटना नहीं है, लॉजिक समझो भाई, क्योंकि एसेट्स का घटना फायदा नहीं है। तुम्हारा एक मशीन घट गया तो इट इंडिकेट लॉस टू अस, तो वो डेबिट में लिखाता है। जब लेजर बनाते हो, जब नेट इफेक्ट निकाल रहे हो तो माइनस को रिप्रेजेंट करता है, ये याद रहेगा। अब आ जाओ अपने कैलकुलेशंस पे। तो अगर तुम्हें नेट इफेक्ट निकालना है तो देखो जरा चेंजेस क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट पॉइंट अगर पढ़ोगे तो वहां देखो तुम्हें 5 पॉइंट दिया था टोटल, है ना। तो मेरा मकसद क्या है, रीवैल्यूएशन के पहले इफेक्ट को निकालना। तो पहला पॉइंट में क्या था, जरा पढ़ो, फर्नीचर टू बी टेकन एट 80% ऑफ द वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, ऊपर बैलेंस शीट में जो फर्नीचर हमारा दिया हुआ है, जितना भी दिया है उसको तुम रिड्यूस करके 80% पे ले आओ। ऊपर कितना मुंह आ गया कैलकुलेटर, देखो ऊपर दिया है फर्नीचर 60,000 का, तो 60,000 का 80% कितना होता है, 48,000। मतलब क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है तुम्हें उस फर्नीचर के अमाउंट को 60 से 48 करना है। तो डिक्रीज कितने से करा रहे हो, चेंज कितने से हो रहा है, 60,000 से 48,000 कर देना है। तो डिक्रीज हुआ 12,000 से। इतना माइंड में करना सीखो। इसमें लिखा था यू हैव टू डिक्रीज द फर्नीचर अमाउंट टू 80%।
परसेंटेज दिया था, तो तुम मतलब एक तरह 60,000 का निकालो 80%, 60,000 का 80% कितना होता है 48,000। तो मतलब 60,000 से 48 कर देना है, तो डिक्रीज कितने से हो रहा है, तो और डिक्रीज हो रहा है एसेट्स, तो उसका साइन क्या रहेगा, तो यहाँ लिखोगे डिक्रीज इन, शॉर्ट में लिखेंगे आप, डिक्रीज इन फर्नीचर, और इसका अमाउंट जो है 12,000 लिखो पे, बट लगाओ ब्रैकेट, क्लियर। चलो सेकंड क्या है, पढ़ो जरा। ये हम पता है सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ये हम नेट इफेक्ट निकाल रहे हैं, ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा तो यू डज नॉट हैव टू मेक रिवैल्यूएशन लेजर, तुम्हें डायरेक्ट नेट इफेक्ट निकालना है सिर्फ। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%, व्हाट इज एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएट घटाना, व्हाट इज एप्रिसिएट बढ़ाना, 20% से बढ़ाना है स्टॉक को, तो ऊपर स्टॉक है कितने का 3 लाख का, जी बताओ 3 लाख का 20% कितना होता है, इसमें लिखा है स्टॉक को इंक्रीज कराना है 60% से 20% से, तो मतलब हमें यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, स्टॉक हमको इंक्रीज कराना है 20% से। तुम चाहो तो पूरा उसमें लिखो वैल्यूज, तो कोई दिक्कत नहीं, बेटर होगा डायरेक्ट अमाउंट लिखो। 60,000 से बढ़ाना है तो ये प्लस में लिखोगे, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट किए, तुम चाहो तो दिखा सकते हो कि भाई अमाउंट आ कैसे रहा है, मतलब दिखाने में कोई बुराई नहीं है, जैसे ऊपर मैंने लिखा नहीं, लिख दें क्या ऊपर, यहाँ तुम निकाले थे कैसे 60,000 माइनस 48,000 ये किए थे, और नीचे क्या किए हो 3 लाख का 20% किए हो, ऐसे कर सकते हो, कोई कंपल्सरी नहीं करो तभी मार्क्स कटता नहीं है, बट साइन ध्यान देना कि ये बढ़ रहा था एस स्टॉक तो फायदा है तो प्लस में लिखोगे, ये घट रहा था तो नुकसान तो माइनस में लिखोगे, ठीक है। नुकसान क्यों हुआ, बिकॉज एसेट्स घट रहा था, ये ध्यान देना। नेक्स्ट क्या है, प्लांट मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 4 लाख, ऊपर जितना था देख लो, अब वो जितना था अब उसको 4 लाख कर देना है, तो ऊपर था कितने का 4,20,000, तुम्हें एक प्लांट मशीन जो कि एसेट्स होता है उसको 420 से 4 लाख करना है, तो ये डिक्रीज और इंक्रीज हुआ, तो यहाँ लिखो थर्ड पॉइंट, प्लांट मशीनरी हमारा यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज भी कितने से हो रहा है 420 था 4 लाख हो गया, तो बार बार कह रहे चेंज अमाउंट लाना होता है, और डिक्रीज क्या है 20,000 से, ये रहेगा नेगेटिव में। चलो फोर्थ पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है फोर्थ पॉइंट में, प्रोविजन क्रिएट करना है 10,000 का अमाउंट दे दिया, परसेंट नहीं कहा है, तो 10,000 का हमें डेटर पे प्रोविजन मेंटेन करना है। ये प्रोविजन मेंटेन करना बेसिक लायबिलिटी होता है, तुम्हें लायबिलिटी क्रिएट करना है, तो लायबिलिटी क्रिएट अगर करते हो दैट इज एक्सपेंस, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमने यहाँ पे प्रोविजन मेंटेन किया है ऑन डेप्टर, और ये डायरेक्ट लॉस है तो लिखोगे इसको नेगेटिव में। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड बाय, जब बाय कहता है तो वो तुम्हें चेंज अमाउंट दे दिया है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये एक लायबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमको बेसिकली इंक्रीज कराना है, कितने से 3,000 से, दिस इंडिकेट लॉस, तो वो माइनस में आ जाएगा। देखो ये सब हम पता है चाहते तो डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते थे रिवॉल्यूशन के लेजर में, है ना, बट इस बार क्वेश्चन में कहा था रिकॉर्ड नहीं करना था, तो हमने उन सब चेंज अमाउंट निकाल दिया, नेट अफेक्ट अमाउंट निकाल दिया, प्लस माइनस जो भी रहेगा देख लो, ये चीज ध्यान देना, ये हमको हिंट किया ऐसे चीजों का नेगेटिव और पॉजिटिव चेक कराने के लिए, ठीक है। अच्छा ये सब तो करना, सॉल्व करो कितना सोच रहा हूँ, जब इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक तुम्हारा सॉल्व करने पे आएगा ये 15,000, और ये प्लस में आएगा, विच इंडिकेट दैट यहाँ पे रीवैल्यूएशन का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ना। ये बात अलग है कि हम लोग उसका वो बनाए नहीं रिवैल्यूएशन का लेजर, बट स्टिल सॉल्व करने पे हमारा कितना आ रहा है, तुम लोग चेक कर वेरीफाई कर लो, प्रॉफिट आया रिवैल्यूएशन का, बोलो। इस प्रॉफिट को क्वेश्चन में कहा था पार्टनर्स में नहीं बांटना है, ना ही लेजर बनाना है, तो ये जो नेट अफेक्ट आया फिलहाल ये तुमने निकाला क्या इसका, ये तुमने नेट अफेक्ट निकाला है फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हमने बेसिकली इधर ध्यान दो,
हमने बेसिकली एसेट्स एंड लायबिलिटीज के चेंजेस के थ्रू जो भी नेट अफेक्ट आता वो पता लगा लिए। अब आखिरी चीज, बिकॉज क्वेश्चन में जोड़ दिया था कि हमको जनरल रिजर्व को भी नहीं बांटना है। आमतौर पे क्या होता है, जब रेशियो चेंज होता है रेशियो, तो हम लोग रिजर्व, सरप्लसेस, प्रॉफिट, लॉस उसको बांटते हैं ना ओल्ड रेशियो में, बट यहाँ पे क्या है, इसको भी नहीं बांटना है। एक तो ये एकमात्र रिजर्व क्वेश्चन में दिया था, सिंगल रिजर्व दिया था लायबिलिटी साइड में, और उसमें भी कह दिया बांटना नहीं था। तो मतलब इसका बिहेवियर हो चुका है इस जैसा, ये भी जाएगा नेट अफेक्ट कैटेगरी में जाएगा। जी तुम सॉल्व कर रहे थे पूरा ये, तो इसी कैटेगरी में ऐड करो जनरल रिजर्व को। क्यों ऐड करो बताओ? क्योंकि इसको हमको नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट था, नॉट टू बी, बिकॉज इसको हमको बांटना नहीं था, तो जो इसका अमाउंट है वो हमारा चला गया नेट अफेक्ट निकालते वक्त। और आखिरी बात, मैंने क्यों प्लस लिखा है, क्योंकि तुम लोगों को बता चुका हूं पहले भी, जो भी बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व एंड सरप्लसेस दिख रहा है ये परफेक्ट, उसमें बस ये रिकॉल करा दे रहे हैं हम, जो भी यहाँ के रिजर्व सरप्लस होते हैं वो प्लस को इंडिकेट करते हैं, और जो यहाँ के हैं वो माइनस को इंडिकेट करते हैं। तो जनरल रिजर्व यहाँ आता है, तो मैंने प्लस लिया है। ये प्लस माइनस में क्यों फोकस करा रहे हैं हम, क्योंकि जब भी नेट अफेक्ट निकालते हो तो वहाँ पे यही साइन के अकॉर्डिंग एंट्री बनता है। और एक बात और, क्वेश्चन में लिखा होता है हमेशा कि बांटना है कि नहीं बांटना है, यहाँ पे कहा था नहीं बांटना है, तो इस तरह हो गया। अब सॉल्व करो, इसका अमाउंट ऊपर दिया है, कितना दिया है, 75,000 जनरल रिजर्व का। जब पूरा सॉल्व किए फाइनली तो कितना आ रहा है, प्लस में 90,000, और ये जो 90,000 आया दैट इज योर नेट अफेक्ट वैल्यू, नेट अफेक्ट वैल्यू। इसका हम करेंगे क्या, ये जो तुमने इतना प्रॉपर निकाला सिस्टमैटिक वे में, ये हमारा आंसर का पार्ट है। इस सवाल 4 नंबर में अगर आता है तो यहाँ तुम पाओगे 1 नंबर वो सैक्रिफाइस गेन निकालने में, यहाँ तुम कम से कम पाओगे 2 नंबर पाओगे कैलकुलेशन दिखाने में। और ये जो अमाउंट निकालो नेट इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ प्लस 90 जा रहा है ना, बताओ एंट्री कौन से पास होगा, क्योंकि ये तो फैक्ट है। जब बांटना नहीं है दैट मीन्स तुमको उसको एडजस्ट करना है। जब तुमको बांटना नहीं है तो तुम्हें क्या करना है, उसको एडजस्ट करना है। और एडजस्ट कैसे करते हो, पहले नेट अफेक्ट निकाल करके, जो हमने निकाल लिया है, अब बिकॉज प्लस में है तो एंट्री बनेगा ये वाला, और इसमें एंट्री क्या है, गेनिंग ऊपर रहेगा और सैक्रिफाइस नीचे रहेगा। तो वहाँ देखो जरा, उसमें हमारा गेन कौन था, पी। जब एंट्री फ्रेम करो उसका जनरल एंट्री, तो पी लिखो ऊपर, कैसे लिखाएगा, पी कैपिटल कौन डेबिटेड, 2 कौन था सैक्रिफाइस आर। ये तो नाम हो गया ना, एंट्री बन गया। इसका अमाउंट कैसे लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो नेट अफेक्ट है उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनके गेनिंग एंड सैक्रिफाइस प्रपोर्शन में, दैट इज 1/36, 90,000 इंटू 1/। ये तरीका होता है जब रिवॉल्यूशन को भी क्वेश्चन में कहता है नहीं बांटना है, उसका नहीं लेजर बनाना है, तो इस तरह से इतना थोड़ा प्रोसेस बढ़ जाता है। सॉल्व किए, आई थिंक इतना आएगा 2500 आएगा, तुम लोग चेक करो नहीं आएगा। क्लियर, ये सवाल 4 नंबर का था। बट अब इमेजिन करो यही सेम सवाल नॉर्मल क्वेश्चन की तरह रहता। नॉर्मल क्या होता है कि तुम्हें रिजर्व बांटना है, जनरल रिजर्व बांटना है, एंड एकदम कैजुअली जो सीखे हो रीवैल्यूएशन बनाना, कहा हो तो बनाने के लिए, लेजर कहेगा बनाने के लिए एंड बांटने के लिए भी कह देगा। तो एक एंट्री बनेगा इसका बांटने का इन द ओल्ड रेशियो, और इसका प्रॉपर लेजर बनेगा। चाहो तो इसका बना सकते हो, वो जनरल एंट्रीज बना सकते हो, बट चलो हम सीखते हैं लेजर सीधा। तो अगर इसका लेजर बनाया जाए तो कैसे बनेगा, हम सिर्फ हिंट, देखो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है, हम तुम्हें दिखा रहे हैं इसका एक और सेकंड एस्पेक्ट कि अगर क्वेश्चन में कहा होता, नॉर्मली कहा होता कि नहीं इसका लेजर बनाओ एंड उसको बांटो, तो कैसे करते हैं, इधर देखो। अगर तुम्हें यहाँ पे रीवैल्यूएशन का लेजर बनाना है, हम सिर्फ यहाँ पे तुम लोग को ये हिंट देने जा रहे हैं हम, बाकी ये हमारा आंसर पार्ट नहीं है। फिर से कह रहे हैं हम,
जो भी चीजें हमारे लिए एज अ एक्सपेंस की तरह था वो यहाँ पे आएगा, और जो इनकम था वो यहाँ पे आता है ना। जरा देख के बताओ इस पूरे में कौन कौन सा एक्सपेंस था, बताओ तुरंत देख के, इस पूरे में से कौन कौन सा एक्सपेंस कैटेगरी का था। सिंपल हिंट, जहां ब्रैकेट लगायो जो एक्सपेंस को इंडिकेट कर रहा था वो इधर आएगा। तो कौन कौन से नाम थे, एक फर्नीचर था तो यहाँ लिखोगे 2 फर्नीचर, और क्या था प्लांट मशीनरी, तो 2 प्लांट मशीनरी, और क्या था 2 प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेब्ट, और भी था एक और है 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और कितना अमाउंट इसमें हुआ था 12,000, और क्या है 20,000 एंड 10,000 एंड लास्ट कितना है, और एक इंक्रीज भी था स्टॉक का, तो बाई स्टॉक कितना है यहाँ पे 60,000। जब पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ तुम क्या पाओगे कि यहाँ फ़ायदा आ रहा था ना, बिकॉज हमारा 15,000 यहाँ पे क्या आया था हमारा प्रॉफिट आया था ना। इस 15,000 को तुम्हें बांटना होगा बिटवीन द पार्टनर्स। कैसे बांटोगे, 2 ये प्रॉफिट है, इसको बांट दो तीनों पार्टनर्स में, PQR में, P Q और R में इन द ओल्ड रेशियो 5 4 3 बांट पाओगे। 5/5 4 9 3 12, तो 5/12 15,000 अपॉन 12 कर लो पहले, ये तुम्हारा आएगा 1250, तो 1250 इंटू 5 किए ये तुम्हारा आ रहा है 6250, फिर इंटू 4 किए ये आ रहा है 5,000 क्यू का, और फिर इंटू 3 किए तो ये आएगा 37। ये तो लोग बांट सकते हो, बस दिखा रहे हैं कि जो प्रॉफिट आया वो तुमने बांट दिया इन द ओल्ड रेशियो बिटवीन ऑल द 3 पार्टनर्स। ये तब करते जब रिवर्स में बनाना पड़ता है इस क्वेश्चन का, जो तुम सीखे हो। और फिर एकमात्र हमारा जनरल रिजर्व था तो इसको बांट भी लो, तो उसका एंट्री क्या बनेगा। अगर तुमसे कहा जाए कि जनरल रिजर्व का एंट्रीज बांटो, ये रिजर्व यहाँ आता है ना, और जो भी यहाँ पे आता है हम क्या करते हैं वो चीज़ पार्टनर्स को देते हैं। कैसे, उन पार्टनर्स को क्रेडिट करके, है ना, क्रेडिट ले आके ना। तो उस लिहाज से जब बांटोगे इस रिजर्व को तो एंट्री क्या बनेगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू P टू Q टू R। ये एंट्री बनता है बांटने का। और कितना रिजर्व था हमारा 75,000 को। इस 75,000 को इन तीनों में बांट दो इन द ओल्ड रेशियो। बांट दो इसको भी 75। बताइए क्यों बता रहे हैं हम, एग्जाम में यही सवाल तुम्हारा आ सकता है फिर से, बस ये कह देगा करने के लिए तो ये करो, जो भी कहे करना सीखो दोनों एटलीस्ट। तो हम तुम्हें इसी बहाने दोनों सिखा रहे दोबारा, नेवर टाइम है। तो 75 अपॉन 12 6250 आया, 6250 इंटू 5 करेंगे तो ये आएगा 31। इसको उतारते रहो, हम सॉल्व करते रहे। फिर इंटू 4 करेंगे तो आएगा 25,000, और इंटू 3 करेंगे तो आएगा 18,750। अब देख लो यही सवाल जो हम लोग इतना प्रॉपरली किए, मतलब गेनिंग सैक्रिफाइस पता लगाए, ठीक, और फिर नेट अफेक्ट निकाले, और फिर बांट दिए बिटवीन द एंट्री बना करके। वैल्यू प्लस में था तो एंट्री बन गया। बट जब नहीं बांटना था, नॉर्मली पूरा लेजर बना सॉल्व करना था, तो ये ऐसे किए होते। देख सकते हो ये 3 नंबर का है, ये 1 नंबर का है, तब भी 4 नंबर पाओगे। अच्छा इमेजिन करो यही सेम सवाल में ये कहा होता इसको बांटना ठीक है, वो तो एंट्री बनाए हुए हो, बट ये कहा होता कि भाई इसका लेजर ना बना के क्या बनाओ एंट्रीज, मतलब रीवैल्यूएशन का लेजर ना कह के क्या कहा होता, तब क्या करते। तो तुम्हें कलम सिखाए थे कि जब भी कभी तुमसे रिवैल्यूएशन का लेजर ना करके एंट्रीज कहता है एग्जाम, जो कि एग्जाम में आता भी है, इसको हल्के मत लो। जनरल एंट्रीज आता है रिवैल्यूएशन का और गिन के बनता है 3 एंट्री से। जब भी तुमसे रिवैल्यूएशन का लेजर ना बोल के अगर लेजर कहेगा तो ये करोगे, लेजर भी नहीं कहेगा, एंट्री भी नहीं कहेगा, नेट इफेक्ट करने को वो बोलेगा विदाउट मेकिंग द रिवैल्यूएशन, उसका नेट इफेक्ट निकालो, तो ऐसे करोगे। बट इमेजिन कि अगर एंट्री कहा होता, जो हमने सीखे लास्ट क्लास 40 कौन सा क्वेश्चन बता 43 था शायद ना, तो यहाँ पे भी अगर तुमसे कहा होता कि इसका सिर्फ क्या बनाइए आप लोग जनरल एंट्री, तो याद कर लो
जब भी एंट्री करेगा रिवैल्यूएशन का तो 3 एंट्री बनना तय है। कितने एंट्री? पहला एंट्री किसको रिप्रेजेंट करेगा? मान लो एक्सपेंस को, दूसरा एंट्री इनकम को, और तीसरा एंट्री प्रॉफिट या लॉस को। तो इस तरह एंट्री बनाओगे। एक्सपेंस वाले एंट्री में याद रख लो, एक्सपेंस वाले केस में ये जो रिवैल्यूएशन है वो कहाँ लिखाता है? जो नाम है कहाँ लिखाएगा? डेबिट में आएगा। और बाकी जो जो रीजंस हैं एक्सपेंस कराने के वो सब नीचे लिखो एक एक करके, जितने भी रहेंगे लिख देना, खत्म। सिमिलरली अगर तुम एंट्री बना रहे हो रिवैल्यूएशन का इनकम वाला, तो इनकम में कहाँ लिखाते हैं नाम? तो इसको नीचे लिख दो टू रिवैल्यूएशन। फिर जो भी रीजंस हैं इनकम कराने के वो ऊपर लिखाएंगे, बाई में लिखा जाएंगे। जैसे यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन में एक ही नाम है तो एक ही लिखो। और फिर बाकी प्रॉफिट लॉस जब निकालोगे, इफ प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स को दिया जाएगा, तो पार्टनर्स नाम नीचे आएगा, तो ऊपर क्या आएगा बाय डिफॉल्ट। और हमारे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ था ना, तो इसीलिए प्रॉफिट हुआ है तो नाम ऊपर आएगा, और जो पार्टनर्स के नाम में वो नीचे आते हैं उनको देने के लिए पैसा प्रॉफिट का। इन द ओल्ड रेशियो। तो ये तो मैंने एंट्री सिखाया अभी कि 3 एंट्री बनते हैं कंफर्म। अब तुम्हें इसको फिलअप करना है। जो जो रीजंस थे एक्सपेंस होने के रिवैल्यूएशन के केस में वो सब यहाँ लिख दो। यहाँ पे 4 नाम था, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, प्रोविजन एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सबको पुट करो एक एक करके। तो 2 फर्नीचर, 2 प्लांट मशीनरी, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एंड लास्ट क्या है 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इन सभी का अमाउंट पुट कराओ। फर्नीचर था 12,000 का, ये 10,000 का था, हम सब बस वैल्यू पुट कर रहे हैं। 3,000 एंड नहीं कोई छूट गया, 12,000, ये 20,000 था, ये 20,000 है, और ये था कितना हमारा 10,000 एंड लास्ट 3,000 ना। इन सबको जोड़ो, 12 20 कितना होता है 32 42 45 आएगा। ठीक, ओके। और इनकम का एक ही जरिया था, दैट इज स्टॉक। तो यहाँ स्टॉक लिखो जो कि हमारा था 60,000 से। हो गया। अब तुम्हारा आखिरी काम है कंपेयर करना। मुझे पता है कि यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है, बट मान लो तुम सीवी डायरेक्टली बना रहे होते, यहाँ तो बना के रखे हो ना, तो मुझे दिख रहा है कि प्रॉफिट हुआ है। बट जब तुम डायरेक्टली बनाओगे जनरल एंट्रीज, तो कैसे पता लगाओ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ है? इसका तरीका होता है, कंपेयर करना होता है। क्या कंपेयर करना होता है? सिंपल, यहाँ का चेक करो रिवैल्यूएशन, एक्सपेंस वाले एंट्री में कितना अमाउंट है रिवैल्यूएशन का चेक कर लो, यहाँ 45 दिख रहा है, और इनकम वाले में चेक करो कितना रिवैल्यूएशन दिख रहा है। तो यहाँ 60, यहाँ 45। अब इस बात को रट लो कि जब भी रिवैल्यूएशन वाले केस में अगर डेबिट वाला ज्यादा है क्रेडिट से, दिस इंडिकेट लॉस। ठीक है, और जब भी डेबिट वाला कम है लॉस से, दिस इंडिकेट प्रॉफिट। देख सकते हो भाई 60 बड़ा है कि 45 बड़ा है? 60 बड़ा है ना, और 60 कहाँ बैठा हुआ है? क्रेडिट में। तो मतलब कॉमन सेंस लगाओ ना कि हमारा फायदा अधिक हुआ है कंपेयर टू नुकसान के, तो दिस इंडिकेट कि प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट कितने का हुआ है? गैप देख लो, यहाँ गैप कितने का दिख रहा है? 15,000 का। दैट इज योर प्रॉफिट अमाउंट। और जो प्रॉफिट अमाउंट आया इसका हम करेंगे क्या? इस प्रॉफिट अमाउंट को हम लोग को सिंपली पार्टनर्स में बांट देना है इन द ओल्ड रेशियो, दैट इज 5 4 एंड 3 में, जो हमने ऑलरेडी यहाँ बांटा हुआ है। तो यहाँ उठा लेते हैं हम सीधा 6 2 50 5,000 एंड लास्ट कितना है 3750। मैंने इसी क्वेश्चन को तुम्हें सिखाया है 3 तरीके से। एग्जाम में कोई एक तो 100% आता है और हर साल आता है। दोबारा सुन लो, ये सवाल तुम्हारा है एक ही पार्ट में, मैंने 3 तरीके सिखाया है और तीनों एग्जाम में इक्विवेलेंट है, मतलब कुछ भी आ सकता है। या तो तुमने कहेगा नेट इफेक्ट करने का, जो मेरा मकसद था क्या सिखाना पता है? मेरा मकसद तो ये सिखाना था नेट इफेक्ट कैसे निकाल के सॉल्व करते हो। ये हमारा नया पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी था। कल तुमको इसी नेट इफेक्ट पे एक सवाल और करा देंगे कि भाई नेट इफेक्ट निकाल कैसे रहा। यहाँ तो भाई देख सकते हो कि सिर्फ रिवर्सन कंटेंट था एंड एक रिजर्व था। क्या पता तुमको इस तरह कुछ और भी 1-2 रिजर्व दे दे। इसे इमेजिन करो ना, सेम सवाल रहता, अगर यहाँ पे एक और रहता,
रिजर्व लॉस के तौर पे क्या रहता, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी रहता। तब क्या करते हैं, तो उसको भी जितना लंबा लिखे ना नीचे एक और जोड़ते हैं। अब बिकॉज वो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कहाँ का पार्ट है, एसेट्स का, तो जो यहाँ तुम लिखो प्लस फॉर जनरल रिजर्व के लिए, तो उसके लिए क्या लिए होते हैं, माइनस। मान लो रहता माइनस में कितना रहता, फॉर एग्जाम्पल रहता 20,000 रहता, 20 नहीं 1 लाख रहता माइनस में, 1 लाख माइनस में रहता। तो यहाँ तुम 90 पाए थे ना, वो ला दिए माइनस 1 लाख का एडवर्टीजमेंट अकाउंट, तो प्लस 90 माइनस 1 लाख कितना हो गया, माइनस 10,000 आया। बिकॉज माइनस दिख गया 10,000 माइनस, तो वहाँ पे एंट्री कौन पास करते फिर, ये वाला। अब बाकी 10,000 को बांट दो इस तरीके से, इस तरीके से, वो हम लोग कल सीख लेंगे। फिलहाल मैंने 3 काम किया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है नेट इफेक्ट निकाल के इस बार। और नेट इफेक्ट नहीं निकालना होता, सिंपल लेजर बनाना होता तो ऐसे बनाते हैं, और अगर टोटल एंट्री पास करना होता बिना लेजर के तो ये बनाते हैं। सवाल स्टिल 4 नंबर का है, देख लो, गिन लो, 1 2 3 4 एंट्री ऐसे भी है या ऐसे भी है, यहाँ 3 नंबर, यहाँ 1 नंबर, या फिर ये पूरा 2 नंबर का, ये 1 नंबर का, और वो कैलकुलेशन 1 नंबर का। हाँ बस आखिरी बात, जब ये सब करना था, ये सब आइदर लेजर और एंट्री या ऑल एंट्रीज, तो ऐसे वाले केस में मेरा ये कोई काम नहीं था, सैक्रिफाइस और गेन निकालने का लॉजिक कोई काम नहीं था। ये तब निकालते हो जब तुमको एडजस्टमेंट के तौर पे एंट्री पास करना होता है, नेट इफेक्ट निकाल के जैसे भी। या अगर इस क्वेश्चन में उसका बात होता है गुडविल वैल्यूड ऑफ द फर्म, अगर इसकी बात भी रहा होता ना, तो जब गुडविल फर्म का दिया होता है वैल्यूड वाला, तो वहाँ भी ये निकालना ही पड़ता है फिर ऐसे एंट्री पास करने के लिए, है ना। ये बहुत सी बातें देखो, ये सब हम लोग कोई सीख रहे हैं एक दिन में नहीं। मुझे याद है ये 19th है, हम तुम लोग के लिए रिवोल्यूशन टॉपिक स्टार्ट किए 15th वीडियो से, तो 15 16 17 18 एंड 19 करीब हम लोग इस टॉपिक पे चल रहे हैं 4-5 दिनों से। तो मैंने 4-5 दिन में बहुत सारे बातें की हैं इस टॉपिक को लेकर के। इसको उतार लो ढंग से, फोटो ले सकते हो, और इसको ढंग से रिवाइज कर लो, क्योंकि ये सब तुम लोग के बोर्ड में आया हुआ है। हम तुम्हें PYQs दिखा भी देंगे। एंड एक लास्ट चीज़ सुनो ध्यान से, हम लोग इस चैप्टर 2 में जितना अभी तक सीखे हैं ये सब आगे भी आने वाला है, श्योरली आप पूरा 100% आएगा, ठीक है। तो बार बार इसी जगह पर क्वेश्चन लगाते हैं कोई मतलब नहीं है। हो सकता है हम 2-3 दिन के अंदर PYQs लगवा करके मूव करें एडमिशन पे, ठीक है, क्योंकि ये सब वहाँ पे आने ही वाला है। तो यहाँ पे लोग क्वेश्चन बहुत लगा चुके हैं, मेरे हिसाब से ज़्यादा ही लगा चुके हैं। अब तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करो एंड इसको उतार लो। एंड आखिरी चीज़ और था, ये जो सेटअप बदला है, ये बदला है बिकॉज ऑफ एक होता है वर्ड ट्रांजिशन पीरियड, कि हम लोग चीज़ों को बदल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जहाँ चल रहा था वहाँ से हटाएं, बिकॉज वहाँ पे बहुत गर्मी का दिक्कत था, मुझे फैन स्लो करना पड़ता था, यहाँ थोड़ा सा गली में था AC की वजह से। तो अभी थोड़ा सेटअप गड़बड़ है, मे भी शायद देखने में दिक्कत भी हो रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट करना है हर किसी को। बाकी आई बिलीव यहाँ तक जितना हम लोग पढ़े हैं, और ये सवाल आज का था, दोबारा कह रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग तो हमने चैप्टर खत्म कर लिया है, बस हम तुम लोग के सेटिस्फैक्शन के लिए इस टाइप का जो टॉपिक था नेट इफेक्ट वाला, उस पर 1-2 सवाल और लगवा देंगे, मेनली 1 लगवाएंगे, क्योंकि हम लोग एंट्रीज पे लेजर सवाल 2-3 लगा चुके हैं, इस पर आज लगाए पहली बार नेट इफेक्ट वाला ना, तो कल इस पर 1 और लगा लिया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद PYQ लगाया जाएगा। चलो उसको उतार लो, बाकी कल मिलते हैं, ढंग से बात करते हैं, ठीक है, चलिए धन्यवाद, नमस्ते।